नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी रायबरेली में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की, बीजेपी के खिलाफ राजपूतों के गुस्से की। देखेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को, कर्नाटक में एनडीए विधायक की बढ़ती मुसीबत को, जानेंगे गौतम अडानी पर अब क्यों आई मुसीबत, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट का ईडी सीबीआई को नोटिस, बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी मिली। एससी ने जीएसटी एक्ट के तहत नोटिस गिरफ्तारियों का मांगा डेटा, कहा लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, उन्हें धमकी देकर परेशान किया जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर लगे आरोप तो बोली ममता बनर्जी, एक नहीं दो बार किया महिला उत्पीड़न, मेरा दिल रो रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 773 अंक की गिरावट के साथ 73,878 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 172 अंकों की गिरावट के साथ 22,476 पर हुआ बंद। शुक्रवार को राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन कर दिया। नामांकन से पहले राहुल ने रोड शो किया, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिख रहे उत्साह ने साफ कर दिया कि यहां राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं है। तो आखिर कांग्रेस का क्या है प्लान, जिससे बीजेपी दिख रही है परेशानी में? देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने बीजेपी को पूरी तरह से चौंका दिया है। रायबरेली सीट से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारकर पार्टी ने बीजेपी की सभी रणनीति फेल कर दी है। राहुल के रायबरेली से लड़ने का असर अवध और पूर्वांचल की 1 दर्जन सीटों पर होना तय माना जा रहा है। इसका फायदा कांग्रेस के साथ सपा उम्मीदवारों को भी मिलेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इसे पार्टी का बड़ा दांव बताते हुए कहा कि अभी शतरंज की कुछ चालें बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। यानी कांग्रेस अभी बीजेपी को और भी सरप्राइज देने को तैयार है। वैसे रायबरेली सीट पर राहुल की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से ही बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल के नामांकन में पूरा रायबरेली शहर ही उमड़ता दिखाई दिया। रास्ते भर उन पर फूलों की बारिश होती रही। राहुल के नामांकन के समय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। रायबरेली सीट को लेकर राहुल गांधी किसी चिंता में नहीं दिख रहे हैं और वो नामांकन करने के बाद पार्टी के प्रदेश के लिए फिर से राज्य के दौर पर निकल गए। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी अब वोटिंग के दिन तक रायबरेली प्रचार के लिए शायद नहीं आएंगे। प्रियंका गांधी ही यहां पर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी। प्रियंका ने रायबरेली और अमेठी दोनों का ही जिम्मा संभाल लिया है। अमेठी में कांग्रेस ने केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जो गांधी परिवार के करीबी हैं, और प्रियंका ने अमेठी में ऐलान कर दिया था कि शर्मा के प्रचार का पूरा जिम्मा उनका है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अब 20 मई तक प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में ही डेरा डाले रहेंगी। रायबरेली ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की सियासी हवा राहुल गांधी के आने से बदल गई है। पहले से ही राजपूतों की नाराजगी के चलते मुश्किल में फंसी बीजेपी को कांग्रेस ने और मुश्किल में डाल दिया है। दूसरी तरफ राजपूतों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे के समय राजपूतों ने बीजेपी को हराने का ऐलान कर दिया। तो क्या है खबर, देखिए खास रिपोर्ट। 7 मई को गुजरात की सभी 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन बीजेपी के लिए वोटिंग से पहले ही टेंशन बढ़ती जा रही है। राजपूत समाज का गुस्सा शांत होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। राजकोट, वडोदरा, जामनगर सहित पूरे गुजरात का राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ वोट देने का ऐलान कर चुका है। जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, जिसमें बीजेपी की बहिष्कार की कसम ली जा रही है। राजपूतों के विरोध के चलते बीजेपी जिन सीटों को अब तक सुरक्षित मान रही थी, वो मुश्किल में फंस गई है और इसी के चलते पीएम मोदी को 2 दिन गुजरात में कैंप करना पड़ गया। तो दूसरी तरफ वडोदरा में एक बार फिर राजपूतों ने महापंचायत कर बीजेपी को हराने की अपील की है। आणंद में सुबह पीएम मोदी की रैली थी, तो शाम को क्षत्रियों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में एक बार फिर बीजेपी का विरोध करने का ऐलान किया गया। महिपाल सिंह मकराना ने साफ कह दिया कि क्षत्रिय अपने अपमान को सहन नहीं करेगा और बीजेपी को सबक सिखाएगा। इस बीच जामनगर में भी क्षत्रिय समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। क्षत्रियों के गुस्से से पहले इस सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी और अब हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी के लिए हार से बचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। राजपूत बीजेपी को चुनावों में झटके दे रहे हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट से भी बीजेपी को बड़ा झटका लगने के संकेत मिले हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और आपका आरोप है कि बीजेपी केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत को लेकर बड़ी बात कह दी है। वैसे याचिका जमानत के लिए नहीं थी, तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 16 मार्च तक दिल्ली के सीएम आरोपी नहीं थे, अचानक इसमें क्या बदलाव हुआ। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो आरोपी नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के संकेत दिए। कोर्ट ने कहा अगर मुख्य मामले में बहस में समय लगेगा तो दिल्ली में चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है, इसलिए अदालत अंतरिम जमानत पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है। इस पर राजू ने कहा कि वो केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे, जिस पर बेंच ने कहा कि हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और ये नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। कोर्ट ने राजू से कहा कि वो अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मई को दलीलों के लिए तैयार होकर आए। अब कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं ये तो अगली सुनवाई में ही पता चल पाएगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अगली सुनवाई 7 मई को होगी। केजरीवाल को बड़ी राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। कर्नाटक में एनडीए सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक और मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है और अब प्रज्वल के माता पिता भी मुश्किल में दिख रहे हैं। तो कैसे प्रज्वल के चलते मुश्किल में फंसी बीजेपी, देखिए खास रिपोर्ट। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब बेटे की जांच की आंच में प्रज्वल के माता पिता भी घिरते नजर आ रहे हैं। यौन उत्पीड़न के केस में फरार चल रहे प्रज्वल के खिलाफ गुरुवार को एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मामले की जांच कर रही एसआईटी ने इस मामले में और धाराएं जोड़ ली है। तो वहीं गुरुवार को ही मजिस्ट्रेट के समक्ष इस पीड़िता का बयान 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज करवा लिया गया। ताजा शिकायत मैसूर के केआर नगर इलाके से दर्ज हुई है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी मां के गुमशुदा होने की शिकायत लिखवाई है और इसके लिए एसडी रेवन्ना और उनकी पत्नी भवानी को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में प्रमुख आरोपी और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। विदेश में बैठे प्रज्वल के खिलाफ एसआईटी ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रज्वल के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवेगौड़ा ने इस पूरे प्रकरण पर कानूनी सलाह ली है। हालांकि एसडी देवेगौड़ा ने इस विषय पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। बता दें कि एसआईटी से जांच में शामिल होने का नोटिस मिलने के बाद गुरुवार को एसडी रेवन्ना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका भी दाखिल की थी। वहीं यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे प्रज्वल के चलते अब बीजेपी की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। पहले तो विपक्षी रेवन्ना के मामले में बीजेपी से सवाल कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जनता भी अब बीजेपी से रेवन्ना के मामले में चुप्पी साधने पर सवाल पूछ रही है, जिसका असर आने वाले चुनाव परिणाम में देखने को मिलने वाला है। रेवन्ना ही नहीं, ब्रजभूषण का मामला भी बीजेपी के गले में अटक गया है। पहलवानों के विरोध के चलते बीजेपी ने ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे को कैसरगंज सीट से उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद पहलवानों का गुस्सा भड़क उठा है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने इसे लेकर बीजेपी को घेरा है। 6 बार के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ने को लेकर जारी कई हफ्तों की अटकलों का अंत गुरुवार को हो गया, जब बीजेपी ने उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को वहां से उम्मीदवार बना दिया। लेकिन पहलवानों के विरोध के बाद भी एक बार फिर कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से उम्मीदवार बनाए जाने से एक बार फिर पहलवानों का दर्द और गुस्सा सामने आया है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य मेडल जीतने वाले और ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले पहलवानों में से एक बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिए जाने पर एक्स पर लिखा, बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, पर अपने लाखों कार्यकर्ताओं में से ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दिया, वो भी जब प्रज्वल रेवन्ना के मामले पर बीजेपी घिरी हुई है। पंजाब हरियाणा के आंदोलन में एक नारा यहाँ के लोग लगाते हैं, सरकार से ना आस करो, अपनी रखवाली आप करो। ये देश का दुर्भाग्य है कि मेडल जीतने वाली बेटियां सड़कों पर घसीटी जाएंगी और उनका यौन शोषण करने वाले के बेटे को टिकट देकर सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक ने एक्स पर लिखा, देश की बेटियां हार गईं, ब्रजभूषण जीत गया, हम सभी ने अपना कैरियर दांव पर लगाया, कई दिन धूप बारिश में सड़क पर सोए, आज तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है, हम कुछ नहीं मांग कर रहे थे, सिर्फ इंसाफ की मांग थी।
उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी छोड़ो, आज उसके बेटे को टिकट देकर आपने देश की करोड़ों बेटियों का हौसला तोड़ दिया है। टिकट जाएगा तो एक ही परिवार में। क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने इतनी कमजोर होती है? बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। महिला पहलवानों ने सिंह के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन भी किया था। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व देश के जाने माने पहलवानों ने किया था, जिनमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट शामिल हैं। पहलवानों ने एक बार फिर महिला उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेर लिया, तो लालू यादव ने सीधे पीएम मोदी पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने पीएम के भाषण को लेकर तंज कसा है और कहा है कि आम लोगों की बात कब करेंगे, और क्या कुछ कहा लालू ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के बाद से पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। अब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा, प्रणाम देशवासियों, हिंदी भाषा में आज लगभग 1.5 लाख शब्द बताए जाते हैं। साथ ही अध्ययन की सभी शाखाओं में तकनीकी शब्दों को मिलाकर लगभग 6.5 लाख शब्द हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पसंदीदा शब्द है पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, मुस्लिम मस्जिद, मछली मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस। ये लिस्ट पहले 2 चरणों के चुनाव होने तक की है। 7वें चरण तक इस लिस्ट में कुछ 2-4 नाम और बढ़ सकते हैं। नौकरी, रोजगार, गरीबी, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, निवेश, छात्र विज्ञान, नौजवान इत्यादि मुद्दे भूल गए। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता पूछ रही है, रोजगार, नौकरी, महंगाई, गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, किसान जैसे जनता के जिंदा मुद्दों से प्रधानमंत्री मोदी जी मुँह क्यों छिपा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के मुंह से मुद्दे यानी नौकरी, रोजगार, प्रेम, अमन व भाईचारे की बात सुनना बिल्कुल असंभव है। लालू और तेजस्वी दोनों ने ही पीएम मोदी की नीतियों और उनके भाषण पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ पीएम के करीबी माने जाने वाले उद्योगपति गौतम अडानी भी इस समय सवालों में हैं, क्योंकि सेबी ने उनकी 6 कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर अब दिखाई दे रहा है। सेबी ने अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों को नोटिस भेज दिया है। इन नोटिस में कंपनियों से शेयर बाजार में लिस्टिंग के नियमों के उल्लंघन को लेकर सवाल किया गया है। सेबी ने इन कंपनियों से पूछा कि उनके खिलाफ मॉनेटरी और कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। कंपनी ने खुद ही इस नोटिस की जानकारी दी है। इनमें से अडानी एंटरप्राइजेस ने 31 मार्च को समाप्त तिमाही के दौरान 2 कारण बताओ नोटिस मिले हैं। सेबी ने अडानी ग्रुप के जिन कंपनियों को नोटिस भेजे हैं, उनमें आरोप लगाया गया कि कंपनी ने संबंधित पक्ष से लेन-देन में उल्लंघन किया और लिस्टिंग नियमों का पालन नहीं किया। साथ ही ऑडिटर सर्टिफिकेट्स की वैधता पर सवाल उठाए हैं। इन नोटिस के बाद शुक्रवार को अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी आई है। अडानी ग्रुप की जिन कंपनियों को नोटिस मिला है, उनमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी फिल्मर और अडानी टोटल गैस शामिल है। ये नोटिस अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के जरिए अडानी ग्रुप पर लगाए आरोपों पर सेबी की जांच के बाद जारी किए गए हैं। नोटिस के बाद कंपनी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। कंपनी ने कहा कि जिन कंपनियों को सेबी की ओर से नोटिस मिला है, उसमें उन पर कोई खास असर नहीं होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी की कोरोना वैक्सीन सवालों के घेरे में है और पीएम सवालों से बहुत घबराते हैं। इसलिए जैसे ही कोरोना वैक्सीन को विवादों में आते हुए उन्होंने देखा, कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से अपनी तस्वीर को तुरंत ही हटवा लिया। काश दिन भर न्यूज़ चैनल्स पे आने वाली उनकी तस्वीर भी
इसी तरह से अगर हटा ली जाए तो देश के बहुत बड़े दर्शक वर्ग को कुछ तो सुकून मिलेगा। माने ये सजेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।